Welcome, my dear student of class 10th. Today, we will try to finish the important long questions that's related to this chapter number first. We attempted already in last class 4 questions. Now this is turn of the fifth question. Student, first you have to read this question. Are there people like Lencho in the real world? यानी रियल वर्ल्ड में क्या लेंचो की तरह के लोग हैं? What kind of the persons would you say he is? वो किस तरह का व्यक्ति था, आप क्या कहेंगे? You may select appropriate word from the box to answer the question. ध्यान रखें स्टूडेंट, you may select ये शब्द आया है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप इन सारे वर्ड्स को सेलेक्ट करके ही अपने आंसर दें, बट आपकी ज़रूरत अगर समझ में आती है तो इनमें से कुछ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द डिफिनेशन ऑफ लेंचोज कैरेक्टर। तो ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का एक स्टैंडर्ड आंसर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और बिफोर डिफाइनिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट यू कैन ऐड any content that is important according to you, but there is no need to copy your help book as it is. Yes, there is no need. हेल्प बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, बट एज इट इज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई थॉट ऐसा है जो बेहतर ढंग से यहाँ पर इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में दिया जा सकता है, यू कैन ऐड ऑन इन योर आंसर फ्रीली, देयर इज नो बाउंडेशन, बट I'll try my best to give you a standard of this question's answer. Just move there. It is difficult to find people like Lencho in real world. ये बात सच है, बड़ा मुश्किल है कि लेंचो जैसा कैरेक्टर इस रियल वर्ल्ड में हमें मिले। रेयरली, रेयरली स्पेलिंग इसकी RARE होता है, ध्यान रखें, इसको चेंज कर लीजिएगा। रेयरली पीपल हैव सच अ अनक्वेश्चनिंग फैथ ऑन गॉड। अब देखिए, इसमें हम रियल वर्ड से लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वो पॉइंट क्या है? तो सच पूछिए तो जो आजकल का जो इस लेंचो का अनक्वेश्चनिंग फैथ ऑन गॉड है, ये लोगों में देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए ये बात प्रूफ हो रही है कि आज के रियल वर्ल्ड में इस तरह का कैरेक्टर मिलना थोड़ा मुश्किल है। इवन ही वॉज डिमांडिंग मनी फ्रॉम गॉड बट ही वॉज नॉट अ ग्रीडी एंड सेल्फिश पर्सन। निश्चित रूप से वो तो पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन अब ध्यान रखें, यहाँ पर गॉड के द्वारा डिमांड किया गया जो उसका पैसा है, वो उसके ग्रीडनेस और सेल्फिशनेस का परिणाम नहीं है, बल्कि इट वॉज अ रियल नीड ऑफ लेंचो। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि डिमांडिंग मनी फ्रॉम गॉड बट ही वॉज नॉट अ ग्रीडी एंड सेल्फिश पर्सन, ही वॉज बॉदर्ड अबाउट हिज फैमिली। उसको चिंता थी किसकी? अपने परिवार की, कि दे विल रिमेन हंग्री द होल ईयर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्नफील्ड। तो इसलिए वो उसने डिमांड की थी। इट वॉज द कंसर्न ऑफ लैंचो, और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ग्रीडी और सेल्फिश था उसने डिमांड किया। तो ये बात आप लिखेंगे, क्वेश्चन आपका आंसर और जस्टिफाई हो जाएगा। ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल फार्मर, ही वॉज अ लिटरेट पर्सन एंड कैन राइट। ये भी उसकी खूबी थी ना, हमें ये चीज़ क्वेश्चन में दिखाया गया ना कि आपके अकॉर्डिंग वो कैसा था, तो उसके कुछ वर्च्यूज फीचर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल फार्मर था, एक जिम्मेदार किसान के नाते उसने जो किया ठीक किया। और वो एक लिटरेट पर्सन भी था, एक किसान होते हुए एक लिटरेट पर्सन था। वो लेटर लिखा क्योंकि लिख सकता था, क्योंकि वो लिटरेट था। तो ये भी उसकी खूबी है ना। Really he did not know that post office employees has collected money and help him. सच तो ये कि उसको मालूम ही नहीं था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई हैं उन लोगों ने पैसे कलेक्ट किए और उसकी हेल्प किए हैं। He accused them to be crook, but he was not ungrateful. इस ungrateful का भी अच्छा यूज यहाँ पर हो गया कि he accused them to be crook। वो उनको धूर्त बेईमान का आरोप लगाया उन्हीं एम्प्लॉइज़ पर, लेकिन हकीकत ये है कि वो इससे ये नहीं कह सकते कि ही वॉज वेरी अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल कब होंगे? मतलब जब आप कृतघ्न हो जाएं, कृतार्थ के बजाय आप कृतघ्न हो जाएं।
कृतज्ञ के बजाय कृतघ्न हो जाएं, तो कृतघ्न कब होंगे, अनग्रेटफुल कब होंगे? जब आपकी कोई मदद कर रहा है लेकिन उसके बदले में आप उसकी बुराई कर रहे हैं और उसको महसूस नहीं कर रहे हैं कि नहीं इसने हमारी मदद की। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर तो वो अनग्रेटफुल है, लेकिन हकीकत ये है कि उसको ये बात मालूम नहीं है कि ये जो मदद है ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कर रहे हैं, इसलिए उसने बंच ऑफ क्रूक शब्द उनके लिए संबोधित कर दिया, जबकि वो अनग्रेटफुल पर्सन है नहीं। तो लेंचो वॉज अ गुड, हार्ड वर्किंग एंड हॉली हार्टेड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट शब्द मैंने लगाया है, हु हैव फर्म फैथ इन गॉड। वो एक इस तरह का व्यक्ति था जिसका एक भगवान पर बहुत अच्छा विश्वास था, कठोर जबरदस्त विश्वास था। तो इस तरह से उसके इस क्वेश्चन का पूरा पर्सपेक्टिव आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। पहले ये देख लें कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अंतर्द्वंद, कि ये करें कि वो करें, कि ये सही है कि वो सही है। दिस इज द कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। अब किसके किसके बीच में कन्फ्लिक्ट देखना है? बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मानव और प्रकृति के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, और ह्यूमन टू ह्यूमन क्या कन्फ्लिक्ट है। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट इलिस्ट्रेटेड, और ये कन्फ्लिक्ट किस तरह से प्रदर्शित किए गए आपके चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट कैसा है और किस तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अब मैं इसमें एक कोटेशन देता हूं जो बहुत अच्छी कोटेशन है, जो इस आंसर की डिग्निटी को बहुत % बढ़ा देगी। मैन इज अ स्लेव ऑफ नेचर। सच है, जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है, बिल्कुल सही है, इसको कोई काट नहीं सकता। आज देख ही रहे हैं चारों तरफ, इस कोरोना क्राइसिस ने मानव की धज्जियां उड़ा के रख दी है और इसने बता दिया है कि आज भी आप हमारे दास हैं और हमारी ग्रेस से आपका जीवन तो चलेगा, लेकिन यू कैन नॉट रूल अपॉन मी। यस, तो ये लाइन देते हुए अगर आंसर करें तो आंसर की ब्यूटी बढ़ जाएगी। अ फार्मर्स लाइफ इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर्स ग्रेस। तो हम बताते हैं पहली लाइन में कि अब किसान के संदर्भ में, क्योंकि लेंचो क्या है, किसान है, बेसिकली किसान की जो लाइफ है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पर? नेचर की ग्रेस पर। ये बात सच है कि प्रकृति के आशीर्वाद पर ही किसानी हो पाती है। तो अब कैसे इस चीज़ को थोड़ा सा और जस्टिफाई कर दें। रेन, स्टॉर्म, हेल, ये सारी चीज़ें, रेन आवश्यक भी है, लाभदायक भी है, और अधिक हो जाए तो हानिकारक भी है। स्टॉर्म ये नुकसानदेह है, हेल ये भी नुकसानदेह है। तो ये सब के सब और इन हैंड ऑफ नेचर, ये सब के सब तो प्रकृति के ही हाथ में है ना। तो अब प्रकृति इन्हीं के माध्यम से चाहे तो हमारी फसल का नाश कर दे या उसका उत्थान कर दे। While a farmer has always hope and demand of good grace for good crop। और अब देखिए, ये सारी चीजें प्रकृति तो करती हैं, लेकिन मानव क्या करता है? वाइल फार्मर यानी एक किसान सदैव, हैज ऑलवेज, क्या आशा रखता है? होप एंड डिमांड, सदैव उसकी आशा और मांग क्या होती है? ऑफ गुड ग्रेस, मतलब अच्छा ही हो, यही डिमांड उसकी होती है। किसके लिए? फॉर गुड क्रॉप, यानी अपनी फसल के लिए वो नेचर की गुड ग्रेस की ही डिमांड तो सदैव सदैव करता रहता है, लेकिन बदले में ऐसा हो ये तो ज़रूरी नहीं है। और यही कन्फ्लिक्ट है कि उसकी डिमांड है गुड के लिए, लेकिन हो रहा है बैड, यानी गुड उसके हाथ में है नहीं, यानी प्रकृति से मांग रहा है गुड, प्रकृति कर रही है बैड। दिस इज द कन्फ्लिक्ट, यही तो अंतर्द्वंद है, यही तो अंतर्विरोध है। ग्रेस फॉर गुड क्रॉप बट ऑलवेज इट बिकम नॉट ट्रू, लेकिन हर समय ये बात ठीक नहीं, सही नहीं होती कि उसको प्रकृति की गुड क्रॉप के लिए प्रकृति की जो गुड ग्रेस है किसान को मिले ही इन रिटर्न, बल्कि बदले में क्या मिलता है? ही गेट हेल स्टॉर्म एंड द होल क्रॉप डिस्ट्रॉयड। बदले में उसको क्या मिला था लेंचो को, या लेंचो जैसे किसान को क्या मिलता है? आशा तो उसने गुड ग्रेस की है, लेकिन उसको पत्थरबाजी मिल गई, ओले मिल गए और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो यही तो कन्फ्लिक्ट है कि मांग रहा है वो कुछ और मिल रहा है कुछ। दिस इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, यही है कन्फ्लिक्ट। और इसमें थोड़ा बहुत चाहे तो अपने से ऐड ऑन करके आंसर को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक हैंड में थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। आप लिखेंगे थोड़ा और कुछ लिखेंगे, मैंने आपको एक रूट जो एक स्टैंडर्ड है आंसर का वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया। इन अदर साइड
और एक दूसरा भी इस क्वेश्चन का पहलू है, वो ध्यान रखेंगे, वो क्या है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड मैन, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन। इन अदर साइड दोज हु हेल्प, जो हमारी मदद करें, और तो उन्हीं की स्थिति क्या होती है? दोज हु हेल्प मे बी ब्लेम्ड, वो एक तरफ हमारी मदद भी कर रहा है लेकिन उस पर ब्लेम भी लग रहे हैं, ऐसा भी तो होता है। अब यही तो कॉन्फ्लिक्ट है, कोई हमारी मदद करे और हम उसको ब्लेम करें, तो उसको रिटर्न में तो अच्छी चीज़ मिली नहीं, और ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट अनजाने में है, लेकिन ऐसा है। देखिए कैसा है, अब एक बात और समझ लें कि ह्यूमन बीइंग्स में ऐसे समझ लें कि जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, इसने सदैव ऐसे कार्य किए हैं कि इनको बेईमान बन का एक तमगा मिल गया है। मतलब ये एक तरह से डिसऑनेस्ट हो चुके हैं लोगों की नज़र में। अब देखिए, ये डिसऑनेस्ट हो गए, ऐसे एक्टिविटीज़ किया होगा, जो जो इल्ज़ाम लेंचों ने लगाया, तो ऐसे कार्य इन्होंने किए होंगे, तो इनकी जो फेमसिटी है वो डिसऑनेस्ट की हो गई। अब ये कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, किसके लिए? ऑनेस्ट एंड गुड पर्सन होने के लिए, लेकिन और इन्होंने काम भी ऐसे कर लिए, ऑनेस्टली वाले काम भी इन्होंने कर लिए, लेकिन फिर भी इनको बदले में क्या मिल रहा है? इनफैमी, इनको इनफैमी ही मिल रही है। तो ये भी क्या है? एक तरह का ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन, एक ग्रुप ऑफ मैन मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी बदले में क्या? बदनामी ही उसको मिल रही है। तो ये क्या है? ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात को दिखाइए। एज इन दिस स्टोरी इलस्ट्रेटेड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड हिम का मतलब लेंचो, बट ही ट्रीटेड देम एज अ बंच ऑफ क्रूक, उन्होंने मदद की, लेकिन क्या, कैसे ट्रीट किया? एक बेईमान धूर्त लोगों के समूह के रूप में उनको ट्रीट किया। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड ह्यूमन, मैन ह्यूमन एंड ह्यूमन, मानव से मानव के बीच का ये अंतर्द्वंद है। इट हैपेंड बिकॉज क्रूक एक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ऐसा घटा क्योंकि, ऐसा क्यों घटा, ऐसा क्यों हुआ कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज प्रेवेल्ड एवरीवेयर, जो क्रूक एक्ट यानी जो उनका बेईमानी वाला कृत्य है, वो चारों तरफ प्रेवेल्ड मतलब छा जाना, चारों तरफ व्याप्त हो जाना, चारों तरफ, एवरीवेयर, हर जगह यही पहचान उनकी बन गई थी। तो दियर इमेज वॉज एज अ डिसऑनेस्ट डिपार्टमेंट, उनकी जो इमेज है वो एक डिसऑनेस्ट डिपार्टमेंट की हो गई। दैट दे आर अनेबल टू रिमूव दिस इनफैमी, और इस इनफैमी को वो रिमूव करने में अनेबल रहे, वाइल दे हैव अ सॉफ्ट एंड ऑनेस्ट हार्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, भले ही उनके लिए, मानवता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, एक ऑनेस्ट हार्ट हो, लेकिन फिर भी वो उस इनफैमी को दूर नहीं कर पाए। और स्टूडेंट, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है कि आप जब रियल वर्ल्ड में देखेंगे कि बदनामी के दाग अगर आपके दामन में लग जाएं, तो पूरी ज़िंदगी आप प्रयास करें, वो छूटते नहीं हैं, यही सच है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए वो मैंने पूरे करवा दिए, लेकिन मैं आपको एक दो क्वेश्चन और ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, और ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट है और संभावना इनकी बनती है ये क्वेश्चन में आ जाएं। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए स्टूडेंट कि वाई अ ह्यूमन बीइंग हैज़, या हैव कुछ भी कर दे चलेगा, बीइंग हैव अल्टीमेट फैथ इन गॉड, ये चीज़, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आर्टिस्टिंगली लिखा जाएगा। इस चीज़ को देखें कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो अल्टीमेट फैथ ऑफ गॉड है, यानी गॉड पर ही अंतिम उसका जो विश्वास है वो भगवान पर ही है, ऐसा क्यों है? जबकि न भगवान दिखता है, न भगवान है, न भगवान की कोई अस्तित्व समझ में आते हैं, है कि नहीं ये तो मुद्दा अलग है, लेकिन दिखता तो नहीं है, फिर भी जो उसका फैथ है वो गॉड पर ही है, ये एक बनाए। और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, कैन यू जस्टिफाई दैट इन मॉडर्न डेज, यानी आज के आधुनिक समय में, स्टिल एग्रीकल्चर इज इन हैंड ऑफ नेचर और नॉट, इस चीज़ को आप जस्टिफाई कीजिए कि आज के मॉडर्न समय में जो एग्रीकल्चर है वो प्रकृति के ही हाथ में है या नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि इन हैंड ऑफ नेचर और नॉट,
ये इनमें से जो भी आपके मंतव्य हों उसको आप जस्टिफाई कीजिए, और ये दोनों बड़े आर्टिस्टिंगली लिखे जाएंगे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस तरह से इन क्वेश्चन के साथ ये आपके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म। मैंने आपको बोला है कि मैं अदर एक्सरसाइजेज में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देखिए, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, आप खुद से इनको पढ़ लें, थोड़ा बहुत आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। लेकिन मेरा उद्देश्य जो मैंने आपको बताया है कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो जो क्वेश्चंस का समूह है वो संभावित है, वो मैंने आपको दे दिया। यानी ओरल कॉम्प्रिहेंशन के 5-6 क्वेश्चन दिए, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट इससे 5 क्वेश्चन दे दिया, अब 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से दे दिया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। और अगली क्लास में फिर से आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।